दोस्तों, हिडन ट्रूथ वीडियो पूरा देखें तभी आपको पूरी समस्या को किसने पैदा किया है। दोस्तों नमस्कार, आप जानते हैं कि मणिपुर का राज्य जल रहा है और मणिपुर में हिंसा हो रही है। आज की डेट में कुकी नागा एक तरफ है, मैथस एक तरफ है। पर यह जो लड़ाई चल रही है दोस्तों, ये कुकी नागा की और मैथस की नहीं, बल्कि इसके पीछे जो विदेशी ताकतें हैं जो ये लड़ाई करवा रही हैं, हमें उनके बारे में जांच पड़ताल करना बहुत जरूरी है। और आज के इस वीडियो में मैं इसी चीज का खुलासा करूंगा और आपको बताऊंगा जो आपने कभी सुना नहीं होगा और ना ही आप भी सुन पाएंगे, क्योंकि मीडिया ये बातें नहीं पहुंचा पाएगी। दोस्तों, हमें आज की डेट में मणिपुर की समस्या को समझने से पहले जो पूरा मणिपुर है उसको नजरियों से देखना। पहला नजरिया है कि मणिपुर का जो भूगोल है, जो उसकी ज्योग्राफी है, वह क्या है। तो मणिपुर की ज्योग्राफी की बात करते हैं तो पहली बात तो यह है कि 10% इलाका जो मणिपुर का है वह आज की डेट में क्लीन इलाका है और 90% इलाका जो मणिपुर का है वह इलाका पहाड़ी इलाका है। तो जो पहाड़ी इलाका है उसमें एरिया टेरिटरी ज्यादा है, प्लेन इलाके में टेरिटरी कम है। प्लेन इलाका जो है दोस्तों मणिपुर का वो एक बोल में है, यानी कि आप लगा लीजिए कि एक अनियमित सा एक कटोरा है, जो कि एक कटोरे के शेप में वो छोटी सी एक वैली है और बाकी उसके चारों तरफ पहाड़ है। अब जो दूसरा नजरिया है दोस्तों देखने का मणिपुर का, वो है कि हमें मणिपुर की डेमोग्राफी को देखना है कि वहाँ की जो जनसंख्या है वह क्या है। मणिपुर में बहुत सारे वर्ग रहते हैं, लेकिन वहां पर 3 सबसे डोमिनेंट वर्ग अगर हम बात करें तो सबसे पहला वर्ग जो सबसे महत्वपूर्ण है मणिपुर के लिए वह है मैथस। इनका इतिहास यह है कि मैथस जो है ये वैष्णवी कल को मानते थे और ये उस समय से लेकर आज तक हिंदू है और इन्होंने हिंदू धर्म को माना है। ये सनातन धर्म को मानते हैं, ये सनातन धर्म की सारी प्रथाओं को मानते हैं। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण वर्ग है वो है दोस्तों जो कि कुकी वर्ग है, ये क्रिश्चियन है, ये ईसाई वर्ग है और यह भी मणिपुर में बड़ा महत्व रखता है। इसके साथ साथ दोस्तों जो नागा है वो तीसरा एक महत्वपूर्ण वर्ग है। जी हाँ, नागा सिर्फ नागालैंड में सीमित नहीं है दोस्तों, नागर आज की डेट में पूरे बाकी इलाकों में भी जो नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं उनमें भी फैले हुए हैं। इसी कारण से कई बार जब हम नागा के बारे में चर्चा करते हैं तो एक चीज हमेशा बोली जाती है कि नागा की तरफ से डिमांड आता है ग्रेटर नागा लिम्का। ग्रेटर नागा नीम है, वह चाहते हैं कि हमारे उन सारे इलाकों में जो दूसरे प्रदेशों में नाकाम रहते हैं उन इलाकों को भी तोड़कर एक नागालैंड के साथ एक बड़ा नागालैंड, अखंड नागालैंड के समकक्ष सोचिए कि बनाया जाए। पर हम नागालैंड की चर्चा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि 3 महत्वपूर्ण वर्ग हैं, कुकी, मेंतीस और नागा। और जहाँ तक अब बात है दोस्तों, अब हमें इसीलिए समझ नहीं है कि यह जो पूरा मसला है ये शुरुआत होता है ब्रिटिश के दौरान। दोस्तों जब ब्रिटिश भारत में आए और उन्होंने भारत को अपनी कॉलोनी बनाया, उस समय हम ब्रिटिशर्स हमारे नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में गए तो नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में ब्रिटिशर्स ने 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण देखी। वहां पर एक उनको दिखा कि उस इलाके का जो क्लाइमेट वह चाय के बागान के लिए अनुकूल था और दूसरी चीज उन्होंने ये देखी दोस्तों कि वहां पर तेल बहुत पाया गया जमीन के नीचे। तो ब्रिटिशर्स का 2 पॉइंट इंटरेस्ट था कि एक तो वह तेल को वहां से चोरी करना चाहते थे क्योंकि चोर हमेशा से ही थे, और दूसरा उन्होंने वहां पर अपने जो पुराने रिटायर्ड जो ब्रिटिश सिविल सर्विस के अधिकारी होते थे उनको वहां पर ठहराना शुरू कर दिया, उनके वहां पर लॉज बनाने चालू कर दिए और उनको साथ में ये बोलना शुरू कर दिया कि अब आप यहाँ पर रहकर चाय पत्ती का कल्टीवेशन कीजिए। अब दोस्तों जब ब्रिटिशर्स वहां पर गईं और थी इसमें इन 2 चीजों को एक्सप्लोर करने, तो उन्होंने देखा कि वहां के लोकल ट्राइबल थे वो सारी एक पूरे बहुत बड़ी कोफ टेरिटरी जिसको नॉर्थ ईस्ट की टेरिटरी अपन लोग कहते हैं उसमें वह फैले हुए थे। उस समय कोई बहुत ज्यादा रिजल्ट काइंड ऑफ बॉर्डर नहीं थे। जो आज की डेट में हम 7 नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की बात करते समय तो वह 7 राज्य भी नहीं थे। उस समय नॉर्थ ईस्ट का इलाका एक पूरा एक बड़ी टेरिटरी ठीक था जिसमें सारे ट्राइबल लोग रहते थे। दोस्तों एक चीज याद रखिएगा कि जितने ट्राइबल लोग थे जो नॉर्थ ईस्ट में उस समय रहते थे ब्रिटिश के दौरान, ये नेचर मेंबरशिप करते थे। दोस्तों ट्राइबल आप जानते हैं कि हमेशा नेचर वर्ष पर है और नेचर की वसीयत सनातन धर्म में भी बहुत गहरी तरीके से पाई गई है। तो ये कहना भी गलत नहीं है कि इन लोगों की कई सारी नेचर वर्ष की प्रैक्टिसेज जो हैं, जो प्रथाएं हैं, वह भी हिंदू धर्म से हुई थी। पर ये लोग नेचर से ज्यादा एसोसिएट एडिटर ब्रिटिशर्स वहां पर गई तो उनको एक चीज समझ आई कि वहीं अगर हमारे को इस इलाके में तेल निकालना है यहाँ का और साथ ही में चाय पत्ती की उत्पाद करनी है, तो इसलिए हमें इन लोगों को पहले सब जुगत करके कंट्रोल करना होगा। इस दौरान ब्रिटिशर्स में दोस्तों एक कॉन्सेप्ट अपनाया जिसमें उन्होंने बोला कि हम इनर लाइन परमिट बनाएंगे। अब उनका लॉजिक ये था दोस्तों कि जो इनर लाइन परमिट होंगे उससे हम जो ट्राइबल इलाके हैं जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है उसको बाकी नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन से आइसोलेट कर देंगे। तो दोस्तों ब्रिटिशर्स ने बोला कि जब हम इनर लाइन परमिट बनाएंगे तो उन्होंने लोगों के सामने, भारत के बाकी नागरिकों के सामने एक चीज बोली कि देखिए हम तो वहां पर ट्राइबल लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ट्राइबल लोगों की अपनी कल्चर है, अपनी प्रथा है, अपने प्रैक्टिसेज है, तो हम इनर लाइन परमिट बनाकर उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। पर यह उनका रियल मोटिव नहीं था। उनकी रियल मोटिव ये था कि
ट्राइबल है जहां जहां पर नॉर्थ ईस्ट में वह सेटल्ड है उन पॉकेट में उनको आइसोलेट कर दिया जाए, बाहर वालों को किसी को भी एंट्री नहीं दी जाए ट्राइबल के इलाकों में। अब जैसे ही उन्होंने ये आइसोलेट करना शुरू कर 80-70 के आसपास, उस दौरान ब्रिटिशर्स ने बहुत अग्रेसिवली क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल इंग्लैंड से बुलाकर यहां पर छोड़ दिया। अब ये सारी क्रिश्चियन मिशनरी जो हैं दोस्तों, स्पीड काफी टूट पड़े एकदम नॉर्थ ईस्ट के इन ट्राइबल पॉकेट्स में। अब सोचिए कि कितनी दिलचस्प बात यह है कि एक जगह पर ब्रिटिश बोल रहे हैं कि हम कहीं पर भी आउटसाइडर्स को इसी इलाके में जो ट्राइबल है उनके इलाकों में आने देंगे, और साथ ही में क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे उनको उन ट्राइबल पॉकेट में ही जाने का एक सूफी ब्राइड भी दे दिया। तो ये धूम रचने में तो ब्रिटिश हमेशा से माहिर थे। अब ब्रिटिशर्स ही क्रिश्चियन दोस्तों नॉर्थ ईस्ट के इलाके में प्रमोट करना क्यों चाहते थे, सबसे बड़ा हमको ये जानना जरूरी है। इसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि ब्रिटिशर्स को ये लगा कि भी यह एक नॉर्थ ईस्ट की टेरिटरी भारत की इतनी बड़ी टेरिटरी है और यहाँ पर तो तेल भी है, यहाँ पर तेल के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि भाई यहाँ पर आज की डेट में चाय पत्ती का उत्पाद भी हो रहा है। तो ब्रिटिशर्स को ये लगा कि यह इलाका कल को अगर हम भारत छोड़ना भी पड़ा तो यह भारत के साथ इलाका नहीं जाना चाहिए। हाँ दोस्तों, ब्रिटिशर्स उस टाइम पर अपनी गेम प्लान इस तरीके से कर रहे थे कि उनका पूरा ऑब्जेक्टिव भी ये था कि वह कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट को तोड़ना चाहते थे। वो चाहते थे कि नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा टेरिटरी बन जाए जो भारत के साथ जुड़े ही ना, जिसकी वजह से भारत को कभी नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट एशिया के देशों का एक्सेस मिलेगा, और बल्कि यदि वह इलाका इंडिपेंडेंट हो गए और वहां पर अगर हम मेरा डटे रहे तो उस इलाके में रहकर हम चीन पर भी नजर रख पाएंगे, हम भारत पर भी नजर रख पाएंगे, और हम साथ ही में जो बगल में साउथ ईस्ट एशिया के इलाके वहां पर भी नजर रख पाएंगे। पर दोस्तों, ये सिर्फ एक रीजन नहीं था ब्रिटिशर्स का नॉर्थ ईस्ट को भारत से ना जोड़ने का, एक दूसरा कारण भी था, और वह गहरा कारण ये था कि ब्रिटिशर्स ये बात चाहते थे कि नॉर्थ ईस्ट की जो टेरिटरी है वो टेरिटरी को तोड़कर वहां पर एक इंडिपेंडेंट क्रिश्चियन किंगडम बना दिया जाए थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में। दोस्तों, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का एक टर्म है जो ये शब्द का प्रयोग किया गया वर्ल्ड वॉर के बाद, विश्व युद्ध दूसरे के बाद, और उस समय जो देश के पूरे संसार में जो मतलब एक प्रकार से आपके लीजिए कि गरीब वर्ग के जो देश थे उन सारे को इकट्ठा करके एक टैग दे दिया गया पिछड़े देशों का, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का। अब ब्रिटिशर्स के दोस्तों मन में जो भारत में इलीगल यहाँ पर रह रही थी कॉलोनी बनाकर भारत को, तो उस समय ब्रिटिशर्स के मन में यह सवाल उठा था कि यहाँ पर तेल है, चाय पत्ती का उत्पाद है, वह सब तो ठीक है, यहाँ पर लोगों को हमने क्रिश्चियन में भी कन्वर्ट करना चालू कर दिया है। और जब उन्होंने के ईसाईयत में कन्वर्ट करना चालू किया तो उनको लगा कि भी यहाँ के तो ट्राइबल लोग क्योंकि क्रिश्चियनिटी में बहुत जल्दी से बदलने लग गए, तो इस केस में क्यों ना इस इलाके को हम एक अलग टेरिटरी तोड़कर भारत से तो ना ही जोड़ने दे में, बल्कि इस पूरी टेरिटरी को थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में एशिया में, अगर पूरे एशिया में इसको हमें क्रिश्चियन टेरिटरी क्रिश्चियन किंगडम बना दे। क्योंकि दोस्तों भूटान देखिए एक बुद्धिस्ट निर्देश, नेपाल हिंदू देश था, भारत में 80% जो पॉपुलेशन है वह हिंदू है, पाकिस्तान जो बना वह इस्लाम कहता, चीन जो बनाम वहां पर है चाइनीज थे और बुद्धिस्ट। तो ब्रिटिशर्स को ये लगा कि भी यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट को तोड़कर यहाँ पर क्रिश्चियन टेरिटरी बना दी जाए कि उससे कहीं ना कहीं ये होगा कि क्रिश्चियन को भी ये लगेगा जो उस समय वेस्टर्न कंट्रीज में रहते थे कि हमारी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में भी टेरिटरी है। तो दोस्तों यहाँ पर रिलीजियस कारण भी था। अब दोस्तों जब ये ब्रिटिशर्स ने ये हरकत करी तो इस हरकत के दौरान ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे ट्राइबल को कन्वर्ट करना चालू कर दिया, और इसी प्रोसेस में जो नागा ट्राइब थे उनको इन्होंने क्रिश्चियन एंटी में कन्वर्ट किया। आज की डेट में भी जो नागा से मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया कि वह क्रिश्चियन थे, इनको क्रिश्चियन में कन्वर्ट किया गया। जो कुकीज है वह भी क्रिश्चियन है, वो भी एक तरीका। इससे पहले मीटर वर्षीय पर से उनको भी रिश्ते में आज की डेट में कन्वर्ट किया गया। जब भारत आजाद हुआ उस समय ब्रिटिशर्स को ये समझ आ गया कि हम नॉर्थ ईस्ट को जो तोड़कर एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी बनाना चाहते थे, एक क्रिश्चियन किंगडम क्रिश्चियन कंट्री बनाना चाहते थे, ड्रीम उनका मटेरियल नहीं हो पा रहा था। क्योंकि जब पार्टीशन हुआ तो उस समय इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो राइट्स हुए और जो कम्युनल हिंसा हुई उस दौरान, वह सांप्रदायिक दंगों के दौरान जो ये सारी हरकतें हुई, ब्रिटिशर्स घबरा गए थे और वह तुरंत भारत को छोड़कर भागना चाहते थे। दोस्तों ये मत भूलिएगा कि ब्रिटिशर्स भागना तो चाहते थे और वह भागे भी, लेकिन उनका जो ड्रीम था इस ड्रीम को उन्होंने बोला नहीं इन जैसे ही भारत आजाद हुआ, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान को दो प्रकार में बांटा था। और एक रिक्वेस्ट पाकिस्तान तो रही कि पाकिस्तान था, इन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट करना चालू कर दिया ब्रिटिशर्स की जो इनकी मिलिट्री इंटेलिजेंस है, जिसको हम Mi-6 कहते हैं। उस समय पूरी की पूरी पाकिस्तान की आईएसआई को सपोर्ट करना चालू किया और इन्होंने ईस्ट पाकिस्तान को एक पूरा ऐसा एक बेस बना दिया जहां से ये लोग नॉर्थ ईस्ट में जितने भी ये क्रिश्चियन ट्राइबल ग्रुप थे इन लोगों को हथियार देना चालू कर दिया। इन लोगों को वह हाथरस वेपन इसलिए देते थे क्योंकि इनको ये लगता था कि ये लोग तो ईसाई है,
इन लोगों को हम बारूद देंगे, हौसला देंगे, पैसा देंगे तो कल को उनको भारत के खिलाफ विद्रोह करवा सकते हैं। तो अब आप समझ रहे होंगे कि नॉर्थ ईस्ट में भारत जब आज़ाद हुआ तो उसके बाद अचानक एक पूरा मूवमेंट क्यों चालू हुआ वहां पर। तो यहाँ पर ब्रिटिश के कारण दोस्तों चालू हुई। अब अगर हम बात करें मणिपुर राज्य की तो दोस्तों मणिपुर जब ब्रिटिशर्स थे उस समय तो एक राजसी स्टेट था और यह प्रिंसी स्टेट जो है इसके जो राजा थे उनका नाम था बोध चंद्र सिंह। उस समय ऐसे रूलर थे जो मेंती के रूलर थे, वो भी एक हिंदू थे और मेंती क्योंकि वहां पर डोमिनेंट पॉपुलेशन थी तो वह मेंतीस जो थे उनका जो रूलर था जो उनका राजा था वह था बोध चंद्र सिंह। बोध चंद्र सिंह जो है इसने जाकर नेहरू से मुलाकात 1949 में की और नेहरू को ये बात भी बोली कि देखिए मणिपुर जो प्रिंसली राज्य है वह आज की डेट में भारत के साथ विलय करने जा रहा है। और उसने जाकर नेहरू को ये बताया कि नेहरू देखिए हमारे यहाँ पर जो मेंतीज है हमने इनको शेड्यूल ट्राइब का एक तरीके से दर्जा देकर रखा हुआ है। तो उस समय कॉन्स्टिट्यूशन जो है भारत की दोस्तों बनी नहीं थी पर उनको ट्राइबल लोगों का दर्जा ऑलरेडी मेंतीस को दिया हुआ था क्योंकि मेंतीस लोगों के अलग कल्चर थे, अलग प्रैक्टिसेज थी, चाहे वह हिंदू धर्म में वैष्णव नहीं मानते थे और उनकी प्रतिशत अलग थी। और उसी चीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए बोध चंद्र सिंह तो के रूलर थे, उन्होंने एक तरीके से आपके एलईडी की एसटी का दर्जा रिडीम को दिया हुआ था। अब उन्होंने बोध चंद्र सिंह ने जाकर नेहरू को ये बात बोली, उन्होंने कहा कि देखिए प्रिंसली स्ट्रीट मणिपुर मर्ज करने जा रहा है इंडिया के था, अगर यह मरीज करेगा तो आप कृपया करके जो मेंतीस है यहाँ की डोमिनेंट हिंदू पॉपुलेशन है इसको आप एसटी का दर्जा कॉन्स्टिट्यूशन में भारत के संविधान में भी जब आप बना रहे हैं उसमें भी दीजिएगा। लेकिन नेहरू ये चीज नहीं चाहते थे। अब ये चीज न जाने का कारण क्या था, अब वह कारण पर हम नहीं जाएंगे यहाँ पर क्योंकि वह अब आप खुद ही समझते हैं कि नेहरू को क्यों नहीं मेंतीज को एक तरीके से स्टीकर स्टेटस देना था। दोस्तों कितनी व्यंग्यपूर्ण बात है कि 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन का ऑर्डर पास किया गया और उसने एक शेड्यूल ट्राइब की पूरी लिस्ट बनाई कही और उस लिस्ट में बोध चंद्र सिंह का रिकमेंडेशन जो था जो कि बाइंडिंग तो नहीं था, नेहरू ने मैथर्स को एससी नहीं बनाया और उठाकर जो नागा और कुकीज थे जो कि 10% पॉपुलर जो कि मतलब इस तरीके की पॉपुलेशन थी जो कि हिली एरिया में रहते थे, उन सारे नागा कुकीज को हिली एरिया में जो रहते थे और पॉलिटिकली रहते थे उनको उठाकर इंस्टीट्यूट ऑफ दिया। और दोस्तों नागा और कुकीज थे बेसिकली क्रिश्चियन। अब देखिए मणिपुर में कैसी अजीब सी परिस्थिति हो गई कि 1950 के बाद जब हम मणिपुर को देखते हैं दोस्तों तो मणिपुर में जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन मेंतीज की वो रह रही थी उस 10% वैली के इलाके में है। 10% जो वैली का इलाका था मणिपुर का, उस वैली के इलाके में सारे मेंतीज रहते थे, प्लेन एरिया में रहते थे। और जो हिली एरिया था जो कि 90% पॉपुलेशन मतलब 90% आपके लीजिए कि स्टेट की टेरिटरी थी, उस 90% में जो पॉपुलेशन रहती थी वो थी नागराज की और कुकीज की और वह पॉपुलेशन थी 1/3 पॉपुलेशन पूरी नगर मणिपुर की उस वन वर्ल्ड पॉपुलेशन जो कि 90% टेरिटरी में फैली हुई थी और खास करके हिली एरिया में फैली हुई थी। इस एरिया में इस पॉपुलेशन को उठाकर आपने इसकी स्टेटस दे दिया। अब दोस्तों इसकी वजह से मैं नाराज हुए और मेंतीस में काफी गुस्सा भी आया इस चीज को लेकर। प्रॉब्लम यहाँ पर सिर्फ रुकी नहीं दोस्तों, प्रॉब्लम इसे आगे और बढ़ गई जब 1960 में 1960 में मणिपुर का एक लैंड रिफॉर्म एक्ट पास हो गया। मणिपुर लैंड रिफॉर्म एक्ट के तहत बड़ी अजीब चीज ये हो गई कि मेंतीस जो थे जिनको ट्राइबल स्टेटस का दर्जा नहीं मिला था और जो कि 10% लंदन में रहते थे जो कि प्लेन एरिया था, उनके ऊपर एक पाबंदी लगा दी गई कि यह जो ट्राइबल है, ये जो में 3 है, ये ट्राइबल इलाकों में यानी कि 90% स्टेट के अंदर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते हैं। अब आप सोचिए दोस्तों कि कितनी अजीब स्थिति है कि जो महती हिंदू हैं वो 10% इलाके में रहेंगे, वह मेजॉरिटी कम्युनिटी भी है और उसको आपने एक कानून बनाकर उस समय की कांग्रेस की सरकार ने ये कानून बनाकर डिसाइड करके बोल दिया कि भैया ये मेंतीस जो है ये 90% जो पहाड़ी इलाका है, उस पहाड़ी इलाके में जहां पर केवल 1/3 पॉपुलेशन पूरे मणिपुर की रहती है, उस इलाके में जाकर यह प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। चलो ठीक, लेकिन सबसे बड़ी ब्यूटी देखिए जो वह 1/3 पॉपुलेशन जो है नागा की और कुकीज की जिनको आपने स्टेट्स दे दिया और जो क्रिश्चियन भी थे वो जो 90% जमीन में रहते हैं और पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, उनको आपने ऐसी पाबंदी नहीं लगाई कि ये लोग जो है प्लेन एरिया के जमीन को नहीं खरीदेंगे। यानी कि आपने जो हिंदू संगठन था और पूरा समाज था उसको डिस्क्रिमिनेशन किया। आपने ये बोल दिया कि भाई जो हिंदू में थी है ये पहाड़ी इलाके में जमीन नहीं खरीदेंगे, लेकिन पहाड़ी इलाके के जो नागा कुकीज है ये पूरे मणिपुर में कहीं पर भी जमीन खरीद सकते हैं। हम आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि वह पॉपुलेशन थी जब ऑलरेडी 90% टेरिटरी में रह रही है तो उसको वह 10% एरिया में रहने की क्या जरूरत है। दोस्तों मैंने आपको भी यह बात बताई थी कि जो ब्रिटिशर्स रहे उन्होंने अपने ड्रीम कभी छोड़ा नहीं था एक क्रिश्चियन किंगडम बनाने का थर्ड वर्ल्ड कंट्री में और खास करके नॉर्थ ईस्ट को तोड़कर भारत से उसको अलग करने के।
इस दौरान पूरे जब यह इनसे एजेंसी नॉर्थ ईस्ट में 1960-70 के दशक में चल रही थी, ईस्ट पाकिस्तान एक अड्डा बना हुआ था और इस ईस्ट पाकिस्तान के अड्डे से पाकिस्तान, ब्रिटेन, अमेरिका, चाइना ये सारे देश उस समय मिलकर भारत के नॉर्थ ईस्ट को तोड़ने में लगे हुए थे। उस समय ब्रिटेन, पाकिस्तान, चाइना ये सारे देश, अमेरिका मिलकर नॉर्थ ईस्ट के जितने विभिन्न प्रकार के वर्ग थे दूसरे स्टेट में जो रहते थे उनको हम सिमुलेशन पैसा देते थे। दोस्तों, मणिपुर में भी ब्रिटिश में यही गंदा खेल खेला। भारत आजाद हो चुका है, उनमें 1960 का दशक चल रहा है और 1960 के दशक में ब्रिटिशर्स ने उस समय नागा और कुकीज को पैसा भेजना चालू कर दिया और इन नागा कुकीज को पैसा दे देकर उनको बोला कि अब आपको क्योंकि पाबंदी तो है नहीं तो नीचे प्लेन एरिया में जमीन खरीदना चालू कर दो। दोस्तों, 1960 से लेकर अब तक एक ऐसी अजीब सी परिस्थिति हो गई पूरे मणिपुर में कि जो मेंतीस हिंदू थे, एक तो वह उस 10% लैंड एरिया से बाहर निकल नहीं पाए क्योंकि उनको बाकी पूरे मणिपुर के राज्य में लैंड खरीदने पर पाबंदी लगा दी गई है। और ब्रिटिशर्स ने जानबूझकर इन क्रिश्चियन कुकीज और नागा को इतना पैसा दे दिया कि उन्होंने प्लेन एरिया में भी जमीन खरीदना शुरू कर दिया। अब जब प्लेन एरिया में भी जमीन खरीदना शुरू कर दिया तो प्रॉब्लम तो बनी थी। दोस्तों, प्रॉब्लम इसलिए बढ़नी ही थी क्योंकि भी जो मेंतीस है उनकी पॉपुलेशन भी तो वह पीरियड टाइम जब बढ़ेगी तो वह जाएंगे कहां पर, अपना स्टेट छोड़कर तो भागेंगे नहीं। पर ब्रिटिशर्स का मन में ऑब्जेक्टिव यही था कि यह जो मेजॉरिटी कम्युनिटी हिंदू कम्युनिटी मेंतीस की, इसके ऊपर ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर दी जाए कि जब उनकी गलती से भी अगर पॉपुलेशन फ्यूचर में बढ़ती है तो ये कल को अपने एरिया में ही जमीन खरीद पाए और यह वहां से भाग जाए। अब इस कॉन्टेस्ट में क्या हुआ कि थी, कम्युनिटी ने एक समय के बाद एक डिमांड चालू की। उन्होंने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी के तहत उन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया कि हमें मणिपुर में रिजर्वेशन चाहिए एसटी कम्युनिटी का। अब देखिए कितनी बड़ी ब्यूटी है। अब आज की डेट में जो कुकीज और नागा हैं वह ये बात बोल रहे हैं कि मणिपुर में जो मेथड्स रहती है वह ऑलरेडी एससी कैटेगरी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं, ओबीसी में भी आते हैं, तो उनको एसटी का स्टेटस क्यों चाहिए? अरे उनको एसटी का स्टेटस इसलिए चाहिए क्योंकि यदि एसटी का स्टेटस प्रदान होगा तो उसके स्टेटस के बाद वो उस स्टेटस का प्रयोग करके पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीद पाएंगे। अगर आज की डेट में एससी का स्टेटस नहीं मिलेगा तो वो न मिलने के कारण पहाड़ी इलाकों में जमीन कम खरीद पाएंगे। तो इसके लिए शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कमेटी फॉर मणिपुर नाम की एक कमेटी बनाई गई और जो हिंदू थे उन्होंने एससी स्टेटस के लिए मांगना चालू कर दिया। अब दोस्तों, जब उन्होंने मांगना चालू किया तो उस समय ऐसी परिस्थिति हुई कि मणिपुर में जो हाईकोर्ट था उसने अभी हाल ही में एक ऑर्डर पास किया उसने, और ऑर्डर में ये बोला कि वही जो कैटेगराइज का स्टेटस है वह आप स्टेट गवर्नमेंट को बोला कि आप यूनियन गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखकर उनके ट्राइबल फिर मिनिस्ट्री को बोलिए कि मेंतीज को एसटी स्टेटस प्रदान कर दीजिए। अब जैसे ही यह मसला हुआ उस समय कुकीज और नागा एकदम से चिल्लाने लग गए। उन्होंने कहा कि भैया ये जो है ये तो गलत है कि और नागा कुकीज मिलकर एक दोस्तों बॉडी है जिसका नाम है और ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर, और ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर जो है वह आज की डेट में ये बोल रही है कि भैया अगर आपने मेंतीज को एक स्टेटस दे दिया ये वाला एसटी कहा तो इस एसटी के स्टेटस की वजह से हमारी प्रॉब्लम हो जाएगी कि हमारे राइट्स लूट हो जाएंगे। हम दोस्तों एक चीज समझिए, यहाँ पर इशू मेंतीज का कुकीज का नागा का नहीं है। यहाँ पर इशू यह है कि 1960 के दशक से जो ब्रिटिश है वो एक और बड़ा गंदा गेम खेल रही है। जब उसने 1960 के दशक से नागा कुकीज को हथियार दिए और वह भी पाकिस्तान से आते थे, जब पाकिस्तान से आकर यहाँ पर हमारे यहाँ पर हथियार पैसा आता था और उसकी वजह से ये लोग बैलेंस करते थे, तो हमारी सिक्योरिटी फोर्स ने, खुफिया विभाग की एजेंसी ने, इन लोगों ने आइडेंटिफाई करे वो पॉकेट और फिर भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने 1971 में एक ऑपरेशन करके मिलिट्री के साथ ईस्ट पाकिस्तान को तोड़ दिया। पाकिस्तान का भूगोल बदलकर वहां पर बांग्लादेश क्रिएट करे तो 1971 में बांग्लादेश क्रिएट हुआ तो ब्रिटिश को, अमेरिका को, चाइना को, पाकिस्तान को ये बात तो समझ आ गई कि पूर्वी पाकिस्तान तो बन नहीं सकता है हमारा। अब अगर पाकिस्तान हमारा नहीं बनेगा तो आप हमें क्या करना है? तो इन सारे देशों ने मिलकर नया अड्डा पकड़ लिया, म्यांमार। हम दोस्तों 1970 से 71 के बाद अगर मैं कहूं तो 170 का दशक है। उस दशक से अगर हम ध्यान से जरूर करें तो में अनुमान की टेरिटरी का प्रयोग किया जा रहा है आज की डेट में नॉर्थ ईस्ट को स्टेबलाइज करने के लिए। अब 1980 के दशक में एक बड़ी चीज होती है। 1980 के दशक में जो ब्रिटिश हैं उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि जो लोग हैं जो कि मणिपुर में रहते हैं और वह भी हिली एरिया में रहते हैं और जो कि क्रिश्चियन से, उन्होंने देखा कि इन कुकीज लोगों के रिश्तेदार जो म्यांमार में रहते हैं उन्हीं के डिसेंट वाले, उनका नाम है चीन सीएच चाहिए। अब इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया 1980 के दशक से, जब उन्होंने देखा कि पूर्वी पाकिस्तान की टेरिटरी तो हमारे पास है नहीं, तो इन्होंने दोस्तों एक बड़ा खेल खेला कि उन्होंने 1980 के दशक से इन जो चीनी लोग थे, जो ही चिन वर्ग के लोग थे जो कि म्यांमार में रहते थे, और यह चिलम वर्ग के लोग वो लोग थे जिनके
रिश्तेदार पुराने थे। कुकीज म्यांमार के बॉर्डर है और वहां पर ही लीगली मूवमेंट अभी भी हो जाता है, क्योंकि वहां पर दोस्तों फेंसिंग करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो म्यांमार और भारत का जो बॉर्डर है उस बॉर्डर पर आज की डेट में नाले हैं, गटर है, छोटे छोटे, साथ में एमपी एरिया है, फॉरेस्ट से घने जंगल है, तो इसके कारण वहां पर फेंसिंग करना बड़ा मुश्किल है। इन्होंने 1980 के दशक से ब्रिटिशर्स ने अपनी डिमांड को फुलफिल करने के लिए कि हमें क्रिश्चियन किंगडम नॉर्थ ईस्ट में बनाना है, इन्होंने इन लोगों को, जो कि चेन वर्ग के लोग थे जो म्यांमार में थे, इनको हिंदी के लिए भारत भेजना चालू कर दिया। 1980 से दोस्तों एक बड़ी अजीब सी स्थिति यह हो गई कि चीन वर्ग के लोग म्यांमार से बॉर्डर क्रॉस करके हिंदी के लिए मणिपुर आने लग गए। अब अगर यह मणिपुर आएंगे तो यहाँ रहेंगे, ये बाय डिफॉल्ट सीधा जाकर पहाड़ी इलाकों में रहने लगे। कुकीज जो थे उनके रिश्तेदार थे चीन, मानोगे तो कुकीज ने चीन वालों को गले लगाते हुए वेलकम किया। और दोस्तों अभी आपको मैंने एक बात ये भी बताई कि जो कुकीज और नागा है, जो 1/3 पॉपुलेशन है, यह नहीं थी परसेंट में रहती है। तो ओवर टाइम क्या हुआ कि जो चीन वर्ग के लोग थे, जब म्यांमार से क्रॉसओवर कार्यक्रम मणिपुर में आ गए, और मणिपुर में आने के बाद जब इन लोगों ने मणिपुर के अंदर अपने पुराने रिश्तों को रिवाइव करना शुरू कर दिया, तो ये जो उस समय को और नागा वर्ग के लोग थे और इनके जो ट्राइबल लीडर थे, उन्होंने इन लोगों को पेपर वर्क करके रेगुलर करके सिटीजन्स बनाना चालू कर दिया। क्योंकि दोस्तों 1971 से जब से बांग्लादेश टूटा था, ये जितने भी कुकीज नागा थे, इनको एक ही एरिया डेवलपमेंट कमेटी बना दी गई थी, और उस हिल एरिया डेवलपमेंट कमेटी के तहत उन्हीं एरिया के लोगों कुकीज नागा ऑटोनॉमी भी दे दी गई थी कि आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए कि आप कैसे अपने एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन फ्लाइंग, अब प्रशासन की पावर उनके हाथ में थी। तो प्रशासन उस पावर का दुरुपयोग करते हुए और ब्रिटिशर्स के भेजे गए चीन वर्ग के लोगों को अब जॉब करते हुए ओवर टाइम क्या हुआ दोस्तों कि 1980 के दशक से लेकर अब तक 20 से 30 सालों में, 40 सालों में जितने भी चीन वर्ग के लोग भारत में आए, इन्होंने मणिपुर की उन पहाड़ी इलाकों में इन सेटलमेंट बना ली है। अब इन्होंने इलीगल सेटलमेंट बनाए पहाड़ी इलाकों में, और पहाड़ी इलाकों में भी खास करके चुन चुनकर छुप छुप के जंगलों में मना। अब जब ये चिन्ह वर्ग के लोग जंगलों में जाकर छुप गए, इन्होंने जंगलों में अब कोई कार्य करना था तो पाकिस्तान की मदद से और चाइना की मदद से 1990 के दशक के बाद ये लोग जो चेन वर्ग के म्यांमार से आए जा रहे थे, इन्होंने ही आने के बाद जब मणिपुर में घुस गए और पहाड़ी इलाकों में रिजाइन करके जंगलों में छिप गए, तब जाकर उन्होंने उन जंगलों में कॉफी कल्टीवेशन, अफीम कल्टीवेशन चालू कर दिया। आज की डेट में मणिपुर में एक मास लेवल का अफीम प्रोडक्शन हो रहा है दोस्तों, और इस मास लेवल के अफीम प्रोडक्शन जो ये ड्रम ट्रेड है, ये ड्रम ट्रेड हमारी सारे नॉर्थ ईस्ट के यूथ को बर्बाद कर रहा है। समस्या सारी यह जो है ना दोस्तों अभी की ये एससी स्टेटस की नहीं है। समस्या सारी यह है कि फरवरी के महीने में, इस साल के फरवरी के महीने में, जो एन बीरेन सिंह हैं, जो मुख्यमंत्री हैं माह के मणिपुर के, उन्होंने एक कानूनी तौर से यह बात बोली कि जितने भी यह गैर कानूनी म्यांमार से आए हुए लोग हैं, हम इनको आइडेंटिफाई करके उधेड़ फेंकेंगे, और इनके लिए जो इन्होंने फॉरेस्ट में, अपनी जंगलों में अपनी प्रेजेंस बना रखी, उनको हटाएंगे। उसके बाद से नागा और कुकीज लोग भड़क उठे हैं, क्योंकि अब उनको ये पता चल रही है कि यह जो ड्रग्स इकोनॉमी चल रही है मणिपुर में दोस्तों, ये ड्रग्स इकोनॉमी खत्म होने वाली है। ब्रिटिशर्स को भी यह बात मालूम है कि इस ड्रग्स की इकोनॉमी से जो पैसा कमा रहे थे, पाकिस्तान को भी मालूम है कि जो इस ड्रग इकोनॉमी से पैसा कमा रहे थे, अब वह सब बंद हो जाएगा। क्योंकि अगर सरकार ने पकड़कर यह बात बोल दी कि भैया हम तो चुन चुन कर निकालेंगे और तुम्हारी ड्रग्स की इकोनॉमी खत्म करेंगे, तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि भाजपा की सरकार ने जो काम किया है वह ये किया है कि उसने आज की डेट में ड्रग इकोनॉमी के खिलाफ लड़ाई चालू की। और आप एक चीज देखिए कि जैसे ही यही इशू फरवरी में स्टार्ट हुआ और अभी मई के महीने में जब हाईकोर्ट का ऑर्डर आया कि एसटी स्टेटस भी दे दीजिए, तो ये दोनों ही कंबाइन होगा कि भैया सरकार का एविक्शन ऑर्डर कि हम जो है यह मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में जो इनलीगल तरीके से एविक्शन करके लोग बैठे, इनको निकालेंगे वहां से। आज की डेट में आईएसआई और पाकिस्तान ने और ब्रिटेन ने अपनी प्रोपोगेंडा मशीनरी पूरे भारत में चालू कर दी, और आज की डेट में जो आप ये प्रोपोगेंडा देख रहे हैं, मैं बड़े बड़े वरिष्ठ न्यूज़पेपर के आर्टिकल में भी जो आ रहा है और एडिटोरियल में भी लिखा जा रहा है कि भैया भारत सरकार बड़ी सेंसिटिव है, भारत सरकार ने बहुत ही सेंसिटिविटी दिखाई। दोस्तों इन सेंसिटिविटी का मसला नहीं है, यह मसला है डेमोग्राफिक चेंज का, यह मसला है भारत को तोड़ने का, यह मसला है एक ड्रग्स इकोनॉमी से लड़ने का, यह मसला है नॉर्थ ईस्ट की पूरी टेरिटरी को ड्रग्स इकोनॉमी से मुक्ति दिलवाने का। और अगर आज की डेट में सरकार ने ये कठोर कदम उठाते हुए यह बात बोली है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि जो भी लोग ये ड्रग्स इकोनॉमी के फाइनेंस होकर भारत को तोड़ने के हिस्से में भागीदार थे, इनकी दुकान तो अब बंद होंगी। तो दोस्तों मणिपुर में जो है वह कि नागा में टीका नहीं है। हाईकोर्ट अब आपको इस वीडियो से यह चीज समझ आ गई होगी
कि मेंतीस एक राइटफुल क्लेमेंट है एसटी स्टेटस के लिए। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि मेंती जो कि रहित फुल क्लेमेंट है इसलिए है क्योंकि वह डोमिनेंट पॉपुलेशन है और वह पहले एक तरीके से स्पीड थे, उनको डीप फ्राई किया गया। इस लेटेस्ट अपडेट डिजर्व दर्द स्टेटस को भी जीवन। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि ये जो कुकीज और नागर आज की डेट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट इसको लेकर नहीं कर रहे हैं, वो ये बात भी जानते हैं। वह प्रोटेस्ट इस बात से कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब जो वह इलीगल इमिग्रेशन 1980 के दशक से पनाह देकर लोग छुपा रहे हैं, सरकार आज की डेट में उनको खदेड़ निकाले, क्योंकि वो लोग माह पर बैठकर कॉफी कल्टीवेशन करके पूरे नॉर्थ ईस्ट को बर्बाद कर रहे हैं। तो दोस्तों ड्रग्स इकोनॉमी का है इशू दोस्तों जो है वो ब्रिटिश के ड्रीम का है कि हम क्रिश्चियन किंगडम बनाकर रहेंगे, कि भारत को तोड़ने की जो शक्तियां हैं, चाहे इसमें हम देखें ब्रिटेन हो एक जगह पर जो कि नॉर्थ ईस्ट में पाकिस्तान की मदद लेकर, चाइना की मदद लेकर हरकतें करता है, या फिर पंजाब में अमृतपाल सिंह जैसे आदमी को बढ़ावा देने में कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी मिलकर नहीं करता है। ये सारी हरकतें इन लोगों का एक पैटर्न है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले।